इस माँ की कमाई मात्र 660 रुपए और 8 आना है। हरिओम हरिओम। शिरडी के हीन दीन लोगों को ऋण देकर इससे अधिक आय की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ऐसी मेरी आर्थिक प्रगति रही तो ऐसे दीजिए। क्या है ना कि इस मुनीम की वजह से यह सब हुआ। दरअसल मुझे इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था। लीजिए। हरिओम हरिओम। मेरी पत्नी का हार। ये लीजिए, जो आपने मुझे मेरा हार कहकर दिया था। चलो रामबाबू। मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया नंदकिशोर जी। रामबाबू, ये पैसे रख लीजिए, रख लीजिए। कुलकर्णी सरकार के सामने मुझे अपने पुराने रूप में इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि बिना सख्ती के वो ना तो ये हार देते और ना ही ये रुपए। और ये मैंने अपने लिए नहीं वसूला, क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा तुमसे राशि ब्याज के तौर पे ली थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इसे अपना मुआवजा समझ के रख लो। और जाओ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। मैं आपके एहसान तले दब गया हूं नंदकिशोर जी। आप मेरे लिए देवता बनकर आए हैं। देवता मैं नहीं, साईं है। एहसान है उनका, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। साईं, आज ही सुबह यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे जाने के बाद जो कुछ भी यहाँ हुआ, दामाद जी ने मुझे सब बताया। अजीब बात है साईं, पिता हूं फिर भी अपने बेटे की तकलीफों को कभी नहीं समझ सका। हमेशा इसे गलत समझता रहा, यहां तक कि ये बंद कमरे में सालों घुटता रहा, तड़पता रहा, और मैं इसकी परेशानियों को समझने की बजाय इसे उल्टा सीधा बोलता रहा। साईं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं। यदि इतना सख्त स्वभाव का व्यक्ति मैं ना होता तो मेरा बेटा सहदेव अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बताता, उसे छुपाता नहीं। हाँ साईं, मैं दोषी हूं। अगर माता पिता अपने बच्चों से सख्ती से पेश आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गलत राह पर चलने लगें। अपनी परेशानी के बारे में उन्हें अपने माता पिता से खुलकर बात करनी चाहिए। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। संसार के सामने अपने अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को बताना, उन्हें स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। और इससे भी कहीं अधिक मुश्किल होता है अपनी उन गलतियों, उन कमियों को सुधारना। और जो कोई भी ऐसा कर ले, समझ लो उसने अपने अहंकार, अपने क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, भय और अज्ञानता के अंधेरे को चीरकर ज्ञान और सच के प्रकाश को पा लिया है। और ऐसा ही किया है आपके बेटे सहदेव ने। आपको गर्व होना चाहिए इस पर, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको ऐसा बेटा प्राप्त हुआ है जिसमें संसार के सामने अपनी कमियों, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, जो अपने दोष को छुपाने की कोशिश नहीं करता। उसने हिम्मत के साथ स्वीकार किया उन्हें, डरा नहीं वो।
और अब यही परिवर्तन इसके नए जीवन की शुरुआत है। साईं, बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भला करें। अच्छा साईं, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलो बेटा, घर चलते हैं। चलो। तो तुम एक चित्रकार हो? हाँ, अभी तो शुरुआत ही कर रहा हूँ। मैंने पूना के एक चित्रकार आपटे जी से ये कला सीखी है और ये मेरा पहला चित्र है। शहरों में तो लोग ये चित्रकला देखते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गांव में आकर अपना ये चित्र लोगों को दिखाऊं और उनसे उनकी सुझाव और उनकी राय लूं। लोग तुम्हारे चित्र के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए? चित्र तो एक चित्रकार का दृष्टिकोण होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो सोचा उसे दर्शाने में सफल रहे तो चित्र अच्छा है, पर अगर तुम्हें लगता है तुम जो बताना चाहते थे वो दिखाने में सफल नहीं हुए, खुश नहीं हो, तो चित्र अच्छा नहीं है। इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला ये दूसरों के हाथ में कैसे हो सकता है? आप एक बैरागी लगते हैं, आप नहीं समझेंगे। समझने की कोशिश तो कर ही सकता है इंसान। बिना कदरदान के कला का कोई अस्तित्व है क्या? अरे इसकी कोई कीमत नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होती। तुम्हें जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता है, ईश्वर करे वो तुम्हें मिल जाए। आत्मविश्वास प्रशंसा से मिलेगा, और प्रशंसा तब मिलेगी जब लोग मेरा ये चित्र देखेंगे, और लोग मेरा ये चित्र तब देख पाएंगे जब आप मेरे चित्र के सामने से हटेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है कि मुंह पर ना तो कोई सच्ची निंदा कर सकता है और ना ही कोई सच्ची तारीफ। यही कारण है कि मैं पेड़ के पीछे छिप के देखता हूँ कि लोग मेरे चित्र के बारे में क्या सोचते हैं। अरे चंदू, यहाँ आना। हाँ अभी आया। अरे चंदू, ये पढ़ के बताना तो सही, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है, मैं चित्रकारी में नया हूँ, अपनी कला को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा बनाया चित्र अच्छा है तो सामने रखे एक कटोरे में लाल कंचा डालिए, और अच्छा ना लगे तो दूसरे कटोरे में नीले कंचे डालिए। धन्यवाद। बुराई करने जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं, मुझे अच्छी लगी।
लोग कौन सा कंचा डाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस बात से दुखी हो? मुझे लगा था कि मेरे बनाए इस चित्र की लोग तारीफ करेंगे, परंतु इन कंचों को देख के लगता है कि लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया। मेरे आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंची। तुम्हें जो करना था वो कर चुके तुम। अब वो करो जो मैं कहता हूं। इस पर एक नया संदेश लिखो। लिखो कि जिन लोगों को भी लगता है कि चित्र में कोई कमी है, वो उस कमी को सुधार कर तुम्हारी मदद करें। लेकिन इससे क्या होगा? करके खुद देख लो। इस माँ की कमाई मात्र 660 रुपए और 8 आना है। हरिओम हरिओम। शिरडी के हीन दीन लोगों को ऋण देकर इससे अधिक आय की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ऐसी मेरी आर्थिक प्रगति रही तो ना ही मैं जगत सेठ बन जाऊंगा और ना ही केशव को लंदन भेज पाऊंगा बैरिस्टर बनने के लिए। और केशव को देखो, उसकी शिक्षा पर इतना धन व्यय कर रहा हूं, लेकिन ये मूर्ख गांव वालों के साथ रहकर और मूर्ख बनता जा रहा है। हे विष्णु, धन की बारिश हो ऐसा कोई सुझाव दो, उपाय दो। कौन है आप, और मेरी अनुमति के बिना आपने मेरे वाड़े में प्रवेश कैसे किया? अंता! कौए, पहचाना नहीं मुझे?
कौवे। अरे श्याम बंदर, मेरे मित्र, कैसा है तू? बहुत अच्छा। दादा, क्या हो रहा है? अरे ये मेरा मित्र है श्याम सुंदर। जब मैं वैद की शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय का मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त श्याम सुंदर। अच्छा अच्छा। अरे गधो, देख क्या रहे हो? मेरे मित्र के खान पान की व्यवस्था करो, जाओ। बैठो बैठो बैठो। बताइए मुझे कौवा क्यों कहता था? क्यों? क्योंकि हर समय ये कौवे की तरह चिल्लाता ही रहता था, काव काव। तब से? मतलब अभी। चुप भी करो। और मैं इसे बंदर कहता था, श्याम बंदर। देख बंदर की तरह दिखता है कि नहीं? श्याम सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हुई तुझसे मिलकर। हाँ, मुझे भी। सुना है वैदगिरी छोड़ के तुमने निर्माण कार्य का व्यवसाय शुरू कर दिया है? हाँ भी और ना भी। मतलब? ये सच है कि मैंने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, पर ये सच नहीं है कि मैंने वैदगिरी छोड़ दी है। बल्कि वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैं दोनों हाथों से धन कमा रहा हूँ। पूछेगा नहीं कैसे? कैसे? मैंने कुछ वैद्यों को अपने यहाँ पर नौकरी दे दी है, मरीजों के इलाज करने के लिए। वो मरीजों का इलाज करते हैं और मैं निर्माण कार्य पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। यानी दोनों हाथों से धन कमाता हूँ। धन कमाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है कौवे। जीवन में आए हुए हर मौके को लपकना पड़ता है, समझा? हाँ। अरे खंडू बहू, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, जिससे भी लगता है कि इस चित्र में कोई कमी है वो उसे ठीक करके मेरी मदद करे। धन्यवाद। इसमें ठीक करने जैसा कुछ भी नहीं लगता है। ये तो बहुत अच्छा चित्र है। मुझे भी कोई कमी नजर नहीं आ रही इस चित्र में। सच में जिसने भी इस चित्र को बनाया बहुत सुंदर बना है। हाँ सच में। बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है इसे ठीक करने से बेहतर है कि हम इस पे काला टीका लगा दें ताकि किसी की नजर ना लगे। सही कहा है नहीं आपने। सिर्फ शब्दों से लोगों का नजरिया इतना कैसे बदल गया, जबकि चित्र तो वही है। किसी की भी कमी निकालना, बुराई करना ये आसान होता है, कोई भी कर लेता है। लेकिन किसी की गलती सुधारने का काम, ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कोई भी नहीं करना चाहता। पर यही सच है हमारे समाज का। बुराई, आलोचना ये सब कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि जिसकी बुराई कर रहे हो उसकी जगह आकर बदलाव का रास्ता दिखाओ, तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। पर मैं अपनी इस कला में बेहतर कैसे हो पाऊंगा अगर मुझे पता ही ना चले कि लोग मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं। किसी भी कमी को सुधारने का
किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कुछ भी करो अपने दिल से करो। किसी और को दिखाने के लिए, किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं। सबसे पहले अपने आप को खुश करो, क्योंकि अगर तुम खुश होगे तो बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे। अगर कोई काम तुम्हें अच्छा लगेगा तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे काम को नापसंद करें, तुम्हारी बुराई करें, आलोचना करें। कुछ लोग सुझाव भी देंगे। जिस किसी से भी सीख सकते हो सीखो, अपने मन को खुला रखो। अगर सुझाव चाहते हो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के सुझाव के लिए तैयार रहो। अभ्यास करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि अभ्यास से ही सफलता संभव है। गलतियों से डरो नहीं, क्योंकि गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि सही क्या है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मविश्वास की ऊर्जा किसी और को मत बनने दो। ईश्वर ने तुम्हें हुनर दिया है, इस हुनर की इज्जत करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दूसरों की वाहवाही से अपना मूल्य लगाना चाह रहा था, परंतु अब नहीं। अब मैं अभ्यास करूंगा। शुक्र है कि मैं आपसे मिल सका। आपने मेरी दिशा ही बदल दी। दिशा नहीं बदली है, सही दिशा दिखाई है। बदलना तो तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। राम जी भला करें। अरे, मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। बाबा, बाजरे की 10 बोरी लानी है। आहो, खाना लगा देती हूँ, आप भी आई के साथ खाकर ही जाइए। नहीं, हमारा खाना बांध दीजिए। मैं और तात्या शहर जाने की जल्दी में है। कभी तो आराम से बैठ के खाना खा लिया कर। तात्या भी तेरे जैसा होता जा रहा है, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने अपने हाथों से पूरन पोली बनाई आज, खाकर ही जाना। शहर कौन सा भागा जा रहा तेरे बगैर? आई, शहर कहीं नहीं भागा जा रहा है, पर जिस काम के लिए जाना है वहां समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या मेरा मन नहीं करता पहले के जैसे आप सबके साथ बैठकर चैन से खाना खाऊं? पर समय बदल चुका है, जीवन की गति बदल चुकी है। तो फिर आपका खाना लगा दूं आई? नहीं, तेरे साथ खा लूंगी। आई, मुझे देर होगी, बहुत काम बाकी है और सारा काम निपटाने के बाद ही खाऊंगी मैं। लेकिन आपको तो ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है ना, आप खा लीजिए। रहने दे, जब मुझे भूख लगेगी मांग लूंगी। ठीक है। लीजिए। साईं, आ गए तुम? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बायज़मा, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आज मैं आप लोगों के साथ ही खाना खाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा समय तो होगा ना आप लोगों के पास? जी जी साई, आपको हम कैसे मना कर सकते हैं? आओ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ।
अरे आप ही क्या हो गया? चलो। मुझसे और नहीं चला जाएगा। बाबा के साथ जाने में ना यही एक परेशानी है, खुद तो पैदल चलते हैं और हमें भी चलाते हैं। अरे हम बैलगाड़ी से घर तक जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, मना कर दिया गाड़ी वाले को, छोड़ दो बाहर। और कहने लगे पैदल चलने से अच्छा स्वास्थ्य होता है। अरे मुझे तो लगता है कि उन्हें ठीक से रास्ता भी याद नहीं है। बस हुआ, थक गई मैं, अब और नहीं चल सकती। थकना मुझे चाहिए और थक ये लोग गए हैं। बच्चों की तरह क्यों कर रही हो रेणुका? वैसे भी शिरडी पहुंच ही गए, थोड़ी दूर और चलना है बस। चलो मैं ले लेता हूं तुम्हारा सामान, दो चलो। सच में रेणुका बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। और एक आप है, कुछ सीखिए अपने भाई से कि कैसे अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं। ख्याल नहीं रखता तो ये हालत है, ख्याल रखता तो पता नहीं कैसी होती। मैं लेता हूँ ना तुम्हारा सामान, लाओ मुझे दो ना। अब तो चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। आई, क्या हुआ? मैं जानता हूं आज जी, आपके लिए चीजें बदल गई हैं। पहले तात्या जब छोटा था तो उसके साथ हंसते खेलते आपका समय भी बीत जाता था। बायजा माँ और आप दोनों मिलकर काम करते थे। काम करते, बात करते, हंसी मजाक करते, कब समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था आपको। अब तात्या बड़ा हो गया है, आपकी भी उम्र बढ़ गई है, तो बायजा माँ चाहती हैं कि आप आराम करें और घर का काम वो अकेले ही कर ले। इसीलिए पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, समय नहीं दे पाती आपको। अप्पा और तात्या भी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। अब किसी के पास समय नहीं है आपके पास बैठने का, बात करने का। बहुत अकेला महसूस करती है ना आप? मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मेरी परवाह करते हो तुम लोग। और ये भी मुझे पता है कि तुम लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो भी तुम लोगों को निभानी होती है। लेकिन जब मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, मुझे मुश्किल होती है, बेचैनी होती है मुझे। ये लीजिए। हमें माफ कीजिए आई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आपको समय देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आज जी के पास बहुत जल्द ही इतनी व्यस्तता हो जाए कि आपको देने के लिए पर्याप्त समय ना हो। मुझे यकीन है कि आज जी का अकेलापन बहुत अधिक समय तक नहीं रहने वाला। कैसे? क्यों साई, कोई मेहमान आने वाला है क्या?
सबूरी तात्या, समय आने पर सब पता चल जाएगा। फरसान, अरे रेणुका, आहो मुझे बहुत भूख लग रही है। दत्ता, बाबा थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं, फिर चलते हैं। चटपटा दिखा नहीं कि इन लोगों का मन ललचा जाता है। कितनी बार कहा है इनसे कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है। मुझे थोड़ा फरसान दीजिए। अच्छा जी, चलता हूं। आज पूरन पोली आपने बनाई थी ना? हाँ। क्या आप 2 पूरन पोली और दे सकती हैं मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम जी भला करे। चलता हूं भाईजामा। में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आहो, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना है। हाँ तो मैंने कब मना किया? चलो ना, खा लो। ये सिंगदाना, चना, फरसान, नमकीन, कुरमुरा सब दे दो। भाव, भजिया 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 भी। जलेबी भी दे दो। कुछ ही देर में घर पहुंच जाते और वहां हमें खाने को भरपेट पौष्टिक खाना मिलता। बाहर खाने का मतलब पैसा और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी। आजकल के लोग कहना समझते कहां हैं। इस नई पीढ़ी को अपनी सेहत की परवाह ही नहीं। ठीक कहा आपने। फिर भी कभी कभी दिल जो कहे वो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मैं बाहर का नहीं खाता। इसे खा सकते हैं आप, घर की बनी है, किसी बहुत खास ने बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नहीं, ये आपकी है, इसीलिए तो दे रहा हूं। खा लीजिए, किसी ने बहुत प्यार से बनाई है, ले लीजिए। थोड़ा सा ले लेता हूं, नहीं तो ये महाशय मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
एक और पूरन पोली देना छुटकी। दादा बस भी कीजिए, और खा चुके हैं। क्या हुआ, आज आपको अपने खुराक और स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? अरे तेरे हाथ की पूरन पोली खाने के बाद मेरा खुद पर वश ही नहीं रहता। और वैसे भी कभी कभी दिल जो करे वो करने में कोई बुराई नहीं है। अभी कुछ क्षण पहले आपने जो कहा, बरसों पहले मैं अपनी बहन से यही कहा करता था, दिल जो करे वो करने में कोई बुराई नहीं है। और ये पूरन पोली का स्वाद भी तो सही पहचाना आपने। ये पूरन पोली आपकी बहन के हाथ की ही है। लेकिन ये आपको कैसे? आइए, आपको आपकी बहन के घर तक पहुंचा देता हूं। वैसे भी आप उनके घर का रास्ता भूल गए हैं ना? जी। वाह श्याम बंदर, तेरा रुमाल भी यहाँ के लोगों के पहनने वाले कपड़े से अधिक महंगा है। सब पैसे की माया है कौवे। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है। दो गांव का मुखिया जो है वो तो है, लेकिन तेरी जो आर्थिक उन्नति हुई है ना, उसकी तुलना में मैं बहुत पीछे हूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे मौका पहचानना आता है, अवसर का लाभ उठाना आता है मुझे। और तेरे लिए तो ये और भी आसान है। दो गांव का मुखिया जो है, वो कैसे? यहां शिरडी में विकास का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ना नदी, ना नाले, ना सड़कें, ना कोई सौंदर्यकरण, कुछ भी तो नहीं हुआ है इस गांव में। बिल्कुल अविकसित गांव है ये। यहाँ की प्रगति के लिए, विकास के लिए कुछ कर, नया निर्माण शुरू कर। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो धन चाहिए होगा वो कहां से आएगा? अंग्रेज सरकार को ठोस कारण दो। शिरडी के अंदर तुम क्या विकास करना चाहते हो, उसका प्रस्ताव उन्हें दो। वो अनुमति देंगे और तुमसे लागत पूछेंगे। तब तुम मुझसे संपर्क करो। अगर निर्माण की लागत 10,000 रुपए हुई तो मैं उसकी अनुमानित लागत 20,000 रुपए बताकर प्रस्ताव दूंगा। 5,000 रुपए तुम्हारे और 5,000 रुपए मेरे। घर बैठे हजारों रुपए की कमाई। यही योजना हम तुम्हारे नियंत्रण में जो दूसरा गांव है वहां भी देंगे, और ये हजारों रुपए हम कमाते रहेंगे। विकास का कार्य कभी पूर्ण हुआ है आज तक? हरिओम हरिओम, मतलब घर बैठे बैठे हजारों की आय? कौवे, ये जरूरी नहीं है कि क्या प्रगति हो रही है, जरूरी ये है कि प्रगति कागजों पर क्या दिख रही है। बस 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 बस, सब समझ में आ गया मेरे, और बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करना है वो मुझे पता है श्याम बंदर। क्या सचमुच हमारे घर में कोई आने वाला है? आज जी देखिए तो कौन मिलने आए हैं आपसे। कौन है? आइए।
ऐसा कौन आया है? मेरा भाई आया है, मेरा सुदामा आया है, वो भी अपने परिवार के साथ। खुश रहो। खुश रहो। क्या सुदामा, ना पत्र ना संदेश, अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ ताई, सब ठीक है। खबर करता, लेकिन मैंने सोचा यहां आकर आपको चकित कर दूंगा। वो क्या है ना ताई, घर की मरम्मत का काम चल रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसे में वहां रहना मुश्किल था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए अपनी बहन से मिलकर आ जाओ। वर्षों से हम लोग मिले भी तो नहीं है ना, इसीलिए सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ताई, पहचाना? ये मेरा बड़ा लड़का विनायक, और ये इसकी पत्नी तापी। और ये मेरा छोटा लड़का दत्तात्रेय, और ये इसकी पत्नी रेणुका। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आत्या के पैर छूकर आशीर्वाद लो। साईं, अब समझ में आया आप क्यों ऐसा कह कर गए थे। साईं? आप साईं हैं? मुझे माफ कर दीजिए, उस समय मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैंने आपसे ढंग से बात भी नहीं की थी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अभद्रता से तो पेश नहीं आए आप, ठीक है। आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है मैंने, आप सबसे अलग हैं। साईं, पता है मेरा भाई भी इस घर में सबसे अलग था, सबसे ऊर्जावान था, अपनी सेहत के प्रति जागरूक था, चलने का इसको बहुत शौक था, और हमें भी पैदल चलाया करता था। और अभी भी बाबा ऐसा ही करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए इतने जागरूक हैं, तभी तो इस उम्र में भी इतने स्वस्थ, इतने तंदुरुस्त हैं आप। आप आज ही आए हैं, थके हुए भी हैं। कभी कभी शरीर को आराम देना अच्छा होता है, जरूरी होता है। मुझे पता है रात में खाने के बाद आपकी टहलने की आदत है। अगर आज रात आप ना चाहें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सलाह है आज आप आराम करें, घर से बाहर कहीं भी ना जाएं। बातें तो होती रहेंगी, आप सब अंदर आइए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बाबा, आप तो जानते हैं ना कि मेरी मामी शिरडी में रहती है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे मिल आऊं। अरे इसमें अनुमति की क्या बात है, तुम्हारी आत्या सास का घर है, तुम्हारा भी तो घर है ना। जा जा क्या। जी मैं अभी आई। हाँ चल सुदामा आजा। अगर तापी ताई ये सोचती हैं कि ये बाहर मटर गश्ती करेंगी और मैं घर का काम करूंगी, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सा
किसकी आवाज है ये? पता लगाता हूं मैं। साईं, आप इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? आओ मेरे साथ। ले चलो इन्हें। घाव भरने में थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए शरीर को ज्यादा कष्ट मत दीजिए, आराम कीजिए आप। सुदामा, साईं ने तुम्हें रात को ठहरने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों गए? साईं की बात क्यों नहीं मानी तुमने? और ये कैसी जगह है? यहाँ जंगली जानवर क्या खुले में घूमते हैं? ऐसा नहीं है रेणुका, मामी जी बता रही थी कि शिरडी हर तरह से सुरक्षित है। बाघ जंगल के बाहर आ गया था, ये तो खतरे की घंटी है। हाँ भाऊ, तुम सही कह रहे हो। आज शिरडी की सीमा पर था, कल हो सकता है हमारे गांव में घुसा है। तब तो ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे घर वाले। हमें उसे निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो जल्द ही करना होगा। लेकिन क्या करें, वो बाघ है, गाय या भैंस नहीं। किसी शिकारी को बुला लेते हैं हम अपने गांव में, वो मार गिराएगा। अगर हम चाहे तो उसे अपने जाल में फंसाकर उसे लाठी से मार मार के मार सकते हैं। अगर मार नहीं पाए और अगर डराने में भी कामयाब रहे तो भी वो शिरडी की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन क्यों साईं? आप लोगों ने कहा कि बाघ जंगल के बाहर आ गया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि सुदामा जी जंगल के अंदर गए थे, इसलिए गलती बाघ की बिल्कुल नहीं है। इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसे कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और किसी भी वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। एक हिंसक जंगली जानवर ने इंसान पर हमला किया, क्या इस घटना को हल्के में लेना बुद्धिमानी है? साईं ने कभी किसी को कोई गलत सलाह नहीं दी है ना। और जब ये कह रहा है कि हम वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब नहीं पहुंचाएंगे। संभल के रहना होगा भाइयों, बहुत बुरी तरह हमला किया है उस बाघ ने। मरने से अच्छा है कि डर के संभल जाओ। मैंने तो अपने बच्चों को बोल दिया है कि सूरज ढलने से पहले वो घर वापस आ जाए। घर के अंदर सोते हैं अब हम लोग, आंगन में सोना छोड़ दिया। आप लोग भी शाम को घर से संभल कर निकले और कोशिश करें कि बाहर ना जाना पड़े।
सबकी जान को खतरा है। होगा खतरा, लेकिन मुझे किसी का कोई डर नहीं। जब साई साथ है तो डर किसका? पछताने से बेहतर है कि हम खुद को सुरक्षित रखें। बाघ को नुकसान पहुंचाने से साई ने हमें मना किया है, इसलिए खुद को बचाने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमले के कारण सब लोग बहुत डरे हुए हैं साईं। लोग क्या महसूस करते हैं उन्हें महसूस करने से तो हम नहीं रोक सकते, हम तो बस उन्हें समझा सकते हैं। ईश्वर हमें विवेक देता है, लेकिन वो हमसे हमारी इच्छाओं को नहीं छीनता। तो ये हम पर निर्भर करता है कि अपने विवेक का उपयोग करते हुए हमें अपनी किन इच्छाओं को पूरा करना है और किन्हें नहीं। साईं, तुम इस हमले से इतने परेशान क्यों नहीं हो? डर वहां होता है जहां अज्ञान हो, क्योंकि डर अज्ञान से ही उपजता है। पर जहां ज्ञान हो, सच्चाई हो, वहां डर के लिए कोई स्थान नहीं। तुम फिर पहेलियों में बात करने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम साफ साफ कहो ना। सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। सभी शिरडी वासियों से अनुरोध है कि वो तुरंत चावड़ी में उपस्थित हो। कुलकर्णी सरकार एक जरूरी फरमान सुनाना चाहते हैं। चलो। साईं, चलो ना, देखते हैं सरकार क्या कहने वाले हैं। हरिओम हरिओम। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, जंगली जानवरों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर उनके मुंह रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर वो नरमांस भक्षक बन जाते हैं, आदमखोर बन जाते हैं, और फिर उन्हें रोकना किसी के वश में नहीं होता। सुनने में आया है कि ऐसे ही किसी जंगली पशु ने, जानवर ने शिरडी के किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया। पड़ोस वाले गांव में भी ऐसी घटना घटने की सूचना मुझे मिली है। स्पष्ट है कि शिरडी के सीमा के पास जो जंगल है उसमें कोई बाघ घूम रहा है। हरिओम हरिओम। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोगों को। मैं कुलकर्णी सरकार हूं, शिरडी का मुखिया हूं, और मुखिया होने के नाते आपकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि हम
शिरडी की सीमा पर एक दीवार बनाएंगे, दीवार। दीवार बनाने के पश्चात ना ही कोई जानवर शिरडी में प्रवेश कर पाएगा और ना ही किसी पर हमला कर पाएगा। हरिओम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। मुझे पता था बैरागी कि तू अपनी नाक बीच में जरूर घुसेड़ेगा। अब बताइए तेरे कहने के पीछे क्या तर्क है? हाँ है। शिरडी के चारों ओर घने पेड़ हैं। क्या दीवार बनाने के लिए हम सब पेड़ों को नष्ट कर देंगे? और अगर पेड़ों को नष्ट करके हमने दीवार बना भी ली तो मालिक जाने हमें कौन से नए संकट का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम्हें शिरडी वासियों की सुरक्षा से भी अधिक पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की चिंता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चाह रहे हो कि वो जानवर शिरडी वासियों पर हमला करें, फिर वो जख्मी लोगों का तुम इलाज करते रहो, उनकी चिकित्सा करते रहो, उनके प्राण बचाने का प्रयास करते रहो और फिर अधिकाधिक उनमें लोकप्रिय बनते रहो? हम इतना सख्त फैसला कैसे ले सकते हैं, जबकि सच तो यह है कि हम ये भी नहीं जानते कि सुदामा जी पर बाघ ने हमला किया क्यों था। हरिओम, हरिओम। क्या बिना सिर पैर की बात कर रहा है तू पाखंडी? क्या हम बाघ से जाकर पूछें उसने हमला क्यों किया? सीधी सी बात है, वो भूखा था इसलिए उसने आक्रमण किया। और उसके अतिरिक्त संभवतः तुमने सुना नहीं कि मैंने सुझाव नहीं मांगा, मैंने अपना निर्णय दे दिया है। और जहां बात शिरडी वासियों की सुरक्षा की हो वहां मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता। दीवार बनाने का प्रस्ताव मैंने अंग्रेज सरकार को भेज दिया है। अंग्रेज सरकार शीघ्र ही मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दे देगी। उसके पश्चात हम शिरडी की सीमा पर दीवार बनाना आरंभ करेंगे। हरिओम। ये लो मामा, शिरडी वासियों के हित के लिए, गांव के भले के लिए कुलकर्णी सरकार कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, पर उन्होंने दीवार बनाने का सोचा है तो इसमें भी उनका कोई ना कोई हित जरूर होगा। रेणुका, फल कटे नहीं क्या अभी तक? हो ही गया, बस अभी आई।
तापी अब बस करो, ले भी आओ फल बाहर। बस हो गया, अभी आई। दोनों बहुएं एक दूसरे की विपरीत है, एकदम अलग। बेचारा दादा, उसके लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। भाई धीरे बोलिए, सुन लेंगे। क्या है ये? पपीता। बस बस, यही इतना ज्यादा है, इसे भी तो खत्म करना है ना। वही लीजिए ना। अरे वाह, बिल्कुल एक तरीके के काटे सब। कैसे कर लेती हो? मेरी आई ने सिखाया है। और धनिया के पत्तों से स्वाद और बढ़ जाता है। पपीते का? हाँ। भाईजान का, भाईजान का, आओ कावेरी। अरे आप तैयार नहीं हुई? आबा के यहाँ पूजा के लिए जाना है ना? अरे देवा, मैं तो भूल ही गई। कावेरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ, तुम चली जाओ। भाईजान का चलिए ना, घर में मेहमान आए हैं, खाना बनाना बाकी है और फिर पानी भरने जाना है इतने लोगों के लिए। एक काम करो, मेरी तरफ से आभा से माफी मांग लेना और मेरी ना आने की मजबूरी भी बता देना। हाँ? अरे बाईजा, पड़ोस में पूजा है, हमारे घर से कोई नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, पूजा में जाओ, काम की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे जाने के बाद भी 2 बहुएं हैं ना घर में। रेणुका और तापी की आत्या सास का घर है, कोई पराया थोड़ी है। अपना घर समझ के दोनों खाना बना लेंगी। शिली ये सोच के आई थी कि यहाँ आराम मिलेगा मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ भी वही चूल्हा चौका। इस बार लक्ष्य भेदा है मैंने और वो पाखंडी चाहकर भी मेरी योजना को असफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार जो मैंने दांव खेला है वो उसकी कल्पना से परे हैं।
गांव वालों पे आक्रमण करवा के मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब मैं गांव वालों की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा और उनका नायक बन जाऊंगा। हरिओम। इन दोनों की आत्या सास का घर है, कोई पराया थोड़ी है। अपना घर समझ के दोनों खाना बना लेंगी। बना लोगी ना खाना तुम दोनों? फिर ठीक है, चली जाती हूँ मैं। लेकिन हाँ, खाना बनाने से पहले ना पानी भरने जाना होगा। वैसे आधा मटका पानी है, उसमें से खाना बन जाएगा, लेकिन पीने के लिए और बर्तन मांजने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ना। आत्या भाई, मैं और रेणु का पानी भर लेंगे। अच्छा हाँ हाँ, हम भर लेंगे। तो तय हुआ, तुम दोनों पानी भर के लाओ और तब तक तापी खाना बनाना शुरू कर देगी। जी। जब रेणु का पानी भर के आएगी तो खाना बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। चलो चलो जल्दी करो। जल्दी जल्दी हाथ चला। कौए, अभी तक अंग्रेज सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं मिली है और तूने कार्य में प्रारंभ कर दिया। संभवतः तो भूल रहा है बंदर, तूने ही कहा था अगर मैं अंग्रेज अधिकारियों से कुछ कहूं तो वो मना थोड़े ना करेंगे, तो विलंब क्यों, सुबह से शीघ्रम। बहुत सही जा रहा है तू, लेकिन यहाँ चारों तरफ पेड़ हैं, कटेंगे। एक मित्र होने के नाते मेरा बात बता देने का कर्तव्य है कि इस निर्माण के अपने नतीजे हो सकते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, तेरे साथ मिलकर पैसे कमाना। तू तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। हमें तो शीघ्र ही साझेदार हो जाना चाहिए। आलस्य नहीं, शीघ्रता से हाथ चलाओ। अंता! जी सरकार। बूढ़ों को काम पे क्यों रखा? ऐसे तो वर्षों लग जाएंगे दीवार बनने में। अगर काम करने बनता नहीं तो काम करने आते क्यों? काम करने के लिए ही आया हूँ। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे काम करने दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे चल निकल यहाँ से। आप यहाँ बैठिए, आइए बैठ जाइए। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैं क्या तेरा नौकर हूँ जो मुझ पे हुक्म चला रहा है? उधर रखा है, खुद जाके ले। शुक्रिया। अरे चलो जल्दी काम करो अपना। चलो 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 जल्दी जल्दी काम करो। पाखंडी कहीं का। ये वही है ना साईं, जिसके बारे में तुम बता रहे थे? ये लो काका। हाँ वही है, ऐसा ही पाखंड करके लोगों की सेवा का स्वांग करके इसने शिरडी वासियों को अपने वश में कर लिया है।
फिर तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। करके तो देखे, इसकी चाल पर मैं इसे ही मात दूंगा। शुक्रिया साईं। ऐसा फंसाऊंगा कि दोबारा मुंह उठा के यहाँ नहीं आएगा। कैसे? सरकार, सरकार मुझे काम करने दीजिए सरकार। कैसे काम करेगा तू? तेरे पैर में तो चोट लगी है। कुलकर्णी सरकार ठीक कह रहे हैं काका। तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम करूंगा तो परिवार भूखा मरेगा। बैरागी, कुछ सीख। ये बुढ़ा सही कह रहा है। तेरी तरह लोग अपना जीवन भिक्षा मांग मांग के तो नहीं काट सकते। तुझमें तो स्वाभिमान है नहीं, लेकिन इन लोगों में है। बड़ी डींगे हाँकता है ना तू। लोगों की सेवा करता हूं, उनका दुख दर्द दूर करता हूं, परेशानियां दूर करता हूं, तो इस बुढ़े की मदद क्यों नहीं कर रहा है तू? अगर इसने काम नहीं किया तो इसे पैसे मिलने से रहे, क्योंकि अंग्रेज सरकार इस काम के लिए पैसे दे रही है, इसलिए मुझे उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। चलो ऐसा करते हैं, तू इसके हिस्से का काम कर। फिर मैं जो तुम्हें पारिश्रमिक दूंगा वो तुम इस बुढ़े को दे देना। कैसा लगा सुझाव? दे। ये लो। आराम करो काम, लेके हरि का नाम। आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास। सोचा था शिरडी में मौज मस्ती करूंगी, लेकिन नहीं, फंस गई यहाँ रसोई में। हलवाई बना दिया रेणुका की बच्ची ने। हमेशा मुझे फंसा देती है और खुद चालाकी से हमेशा बाहर चली जाती है। मजा आ गया। अच्छा हुआ आपने जल्दी से कह दिया कि हम पानी भर के ले आएंगे, वरना ये मजा कहाँ आता। अब हम आराम से घूम घाम के जाएंगे। और वैसे भी वहीनी ने कहा था कि घर में खाना बनाने लायक पानी है, तो तापी ताई खाना बना लेंगी। क्यों, सही कह रही हो ना मैं? बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी और पानी पीने के लिए और बर्तन बासन के लिए चाहिए था। फिर जल्दी क्या है जाने की? वो बात नहीं है। अगर हम घर जल्दी जाएंगे तो मुझे तापी ताई के साथ खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी मेरे साथ हो और ध्यान तुम्हारा वहीनी पर है, काम पर है। अरे मजा लो इस पल का। ये पल दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। मैं तो अपने हाथों से खिलाता हूँ। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो।
साईं, आप रहने दीजिए, ये काम मैं कर लूंगा। कुलकर्णी सरकार ने ठीक कहा काका, मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे खुशी से कर रहा हूं। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साईया, अज्ञान तिमिर से घिरा साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मैं ना जानूं कौन है तू, नाम है या रहीम है, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साईया, अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मैंने तुझे इससे दूर रहने को कहा था और तूने इसे ही काम पर लगा दिया। लगा नहीं दिया, इसे फंसा दिया है मैंने। पूरा गांव परिश्रम करता है और ये पाखंडी उनके परिश्रम पे अपना पेट पालता है। अब इसे पता चल जाएगा दाल आटे का भाव। नमस्ते बहनी। तापी मेरी भांजी है, मैं उसी से मिलने आई हूँ। अच्छा, तुम तापी की मामी हो? अच्छा अच्छा। तापी है घर पे? हाँ है ना, खाना बना रही है। अब तो खाना बन भी गया होगा, जाओ जाके मिल लो। अरे मामी, आप? ये सब क्या कर रही है तू? तो मेरी बात कब सुनेगी और कब समझेगी? बस खाना ही बना रही। ये छोड़ ये सब। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तू इस घर की बड़ी बहू है, यहाँ तेरी हुकूमत चलनी चाहिए। और तू चाकरी कर रही है, घर की तो घर की, बाहर की भी। मामी ऐसी बात नहीं है, ससुराल में मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ थोड़ा तो समझौता करना पड़ेगा ना, मेहमान है हम लोग। और आत्याबाई ने कहा है तो उन्हें ना नहीं कर सकती। क्या सोचेगी मेरे बारे में? और वैसे भी बाइजा वैनी पूजा में गई है, इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। अरे तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेरी देवरानी का क्या? वो तो मजे कर रही है ना। मैंने तो ये सोच के काम शुरू किया था कि रेणुका पानी लेके आएगी और उसके बाद मेरी मदद करेगी।
लेकिन नहीं, महारानी तो राजा बाबू के साथ सैर सपाटा कर रही है। इसीलिए तो समझा रही हूँ, अपनी देवरानी का हमेशा लगान खींच के रखा कर। आप ठीक कह रही है मामी, गलती मेरी है। मैंने ना इन्हें बहुत छूट दे दी है, लेकिन आप देखिए मैं क्या करती हूँ। ये क्या कर रही है तू? खाना बनाने के लिए जितना पानी बचा था ना, सब बहा दिया। क्या सोचती है वो कि सबसे ज्यादा वही अक्लमंद है? और मैं यहाँ घास छिल के आई हूँ, पूरा काम मैं करूँ और वो महारानी बैठ के सिर्फ खाना खाएगी? नहीं, अगर खाना खाना है ना तो उसे भी आधा काम करना पड़ेगा। और मामी आज देखिएगा, सबके सामने मैं ना उसका ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि उसे समझ में आ जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। चलिए मामी, अब मैं भी जाके थोड़ा आराम करती हूँ। अब ये खाना बने या ना बने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। भाईजा, खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। वो अभी तक आई नहीं है, तापी ने खाना बना दिया होगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोस देती हूँ। आई, आप बैठिए, मैं परोस देती हूँ खाना। वैसे आभा पूछ रही थी आपके बारे में। अच्छा, हे देवा, ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का। तापी, रेणुका, क्या हुआ भाईजा? विठला, ये सब क्या कर रखा है? जी वही। तापी, ये क्या है सब? और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? हाँ, कैसे बनाती वेनी? रेणुका तो अभी तक पानी लेके आई ही नहीं है। अभी तक नहीं आई? कहाँ रह गई वो? और खाना बनाने के लिए थोड़ा पानी था ना? नहीं वेनी, पानी होता तो मैं खाना जरूर बना देती। मैंने सारे बर्तन में देखा, सब के सब खाली, और रेणुका को कोई आता ही पता नहीं है। अरे, आधा मटका पानी था, मैंने खुद देखा था। और वो खाना बनाने के लिए काफी होता है, झूठ क्यों बोल रही हो? चलो, खाना खाने की छुट्टी। आधे घंटे के अंदर खाना खा के सुस्ता के काम शुरू हो जाना चाहिए। चलो। साईं, अब छोड़ भी दीजिए। अब मैं ठीक हूँ, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगा। ठीक है। क्या कहा था मैंने तुम्हें बंदर? ये फकीर दोबारा भूल के भी यहां नहीं आएगा। ए फकीर! कहाँ जा रहा है फकीर? अपना पारिश्रमिक तो लेता जा।
आज तक मैं तुम्हें भिखारी कहता था, लेकिन ये भिक्षा देकर मैं उस पर मोहर लगा रहा हूं। तू भिखारी के सिवा और कुछ नहीं है। कौन? भिखारी। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं हरिओम। शुक्रिया। ये लो काका। ले लो। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। नहीं मैनी, पानी होता तो मैं खाना जरूर बना देती। मैंने सारे बर्तन में देखा, सब के सब खाली, और रेणुका का कोई पता नहीं है। अरे आधा मटका पानी था, मैंने खुद देखा था, और वो खाना बनाने के लिए काफी होता है। झूठ क्यों बोल रही हो? ये क्या कर रही है तू? खाना बनाने के लिए जितना पानी बचा था ना, सब बहा दिया। हाँ, देखिए ना, सबके सब मुझे झूठी बोल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। आत्या, तापी झूठ क्यों बोलेगी? अरे आधा मटका पानी था, वो कहाँ चला गया? चला नहीं गया, आ गया। हम ले आए। तुम तो ये तुम्हारा किया धरा है ना? क्या दादा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बनो मत रेणुका, सब जानता हूं मैं। मटके का पानी तुम्ही ने फेंका है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो इसलिए कि तापी खाना ना पका सके और उसे डांट सुननी पड़े। तुम खुद तो कामचोर हो ही, साथ में दूसरे का काम भी बिगाड़ के रख देती हो। दादा, सोच समझ कर बोलिए। वाह देवर जी, ये है आपकी तमीज। बड़े भाई से कैसे बात करते हैं, ये भी नहीं आता आपको? दूसरों को तमीज सिखाने से पहले खुद को देख लीजिए। जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। बड़े आए मेरे पति को तमीज सिखाने वाले।
पहले खुद सीखे कि देवर देवरानी से कैसे बात करते हैं। तेरी इतनी हिम्मत? मत भूल रेणुका, मैं तुझसे बड़ी हूँ, उम्र में भी और रिश्ते में भी। छोटी समझ के झूठ दे दी तो तेरे पर निकल आए। अब दिखाती हूँ कि बड़ी बहू क्या कर सकती है। ये गलतफहमी भी आप दूर कर लीजिए। गलतफहमी तो तुम्हारी दूर करनी है मुझे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे आप क्या समझती है अपने आप को? इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? अब मुझसे और सहा नहीं जाता। आई, मेरे विचार से हमें मामा जी को साईं के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ। मुझे सुदामा जी से अकेले में कुछ बात करनी है। जी साईं। हमले के बाद से बहुत कमजोरी महसूस कर रहे होंगे आप। ये लीजिए, पी लीजिए, आराम मिलेगा। तन की पीड़ा का उपचार औषधि से संभव है, लेकिन मन की पीड़ा केवल दूसरों से बांटने से ही कम होती है। अगर मन की बात मन में रह गई तो घाव कभी नहीं भरेंगे, दुख कभी ओझल नहीं होगा। इसलिए आपके मन में जो भी बात है आप खुलकर मुझसे कह सकते हैं। कहिए। साईं, जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। मेरे दोनों बच्चों में आपस में प्रेम भी बहुत था। मेरी पत्नी ने आंखें क्या बंद की, हमारे घर से सुख चैन सब कुछ छिन गया। घर को घर औरत बनाती है, यही सोचकर विनायक की शादी कर दी ताकि घर में औरत की कमी महसूस ना हो। तापी अच्छी लड़की है, बस साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाती, पर भली है। 2 साल पहले मैंने दत्तात्रेय की शादी रेणुका से करवा दी। उसकी शादी के बाद तापी को लगने लगा कि वो उससे बड़ी है, तो रेणुका को उसकी हर बात माननी चाहिए और उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। अब रेणुका आजाद ख्यालों वाली है, थोड़ा बचपना है उसमें और थोड़ी मुंहफट भी है। इस वजह से दोनों में ठनी रहती है, जुड़ाव कभी नहीं रहता। दोनों के झगड़ों का प्रभाव मेरे बेटों पर पड़ने लगा और वो भी अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेकर लड़ने लगे। पिछले 2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमारे घर में झगड़े ना हुए हों। होली, दिवाली, दशहरा, इन पर्वों में लोगों के घरों में खुशियां मनाई जाती हैं और हमारे घर में झगड़े होते हैं। मिठाई कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं, वो क्यों नहीं बनाएगी। अब तो आस पड़ोस के लोग भी मजाक उड़ाने लगे हैं। भेड़ बकरियों की तरह लड़ते रहते हैं, ये देखकर मुझे भी शर्म आती है। अब मैं तंग आ गया हूं। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है साईं कि मैं अपनी जायदाद को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांटकर कहीं दूर चला जाना चाहता हूं, जहां 2 पल की शांति हो।
ये लोग अपनी जिंदगी जैसे चाहें वैसे जिएं। मैं अपनी बची हुई जिंदगी शांति से जीना चाहता हूं। आपको क्या लगता है इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी? आप संसार में कहीं भी रहे, अपने बच्चों की चिंता तो बनी ही रहेगी आपको। परेशानी से मुंह मोड़ लेने से परेशानी चली तो नहीं जाती। तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आइए मेरे साथ। जानते हैं वो चिड़िया चहचहा कर अपने बच्चे से क्या कह रही है? क्या कह रही है? उसे प्रोत्साहित कर रही है वो उड़ने के लिए। पर बच्चा छोटा है तो वो डर रहा है। अरे बच्चा गिर गया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रुकिए, देखिए क्या होता है। पर साईं, मेरी समस्या क्या इससे क्या लेना देना? आपके बच्चों में भी परिवर्तन आएगा, सुधार होगा, लेकिन थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में तो नहीं आ जाता ना। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करनी होगी। अपने बेटों, अपनी बहुओं को कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। इससे आपको उनकी क्षमताओं का, उनकी कमियों का पता चलेगा और उसके बाद उसी के अनुसार आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तभी उन्हें परिश्रम का महत्व समझ में आएगा, परिवार का महत्व समझ में आएगा, जीवन की कठिनाइयों को समझ पाएंगे वो, और तभी वो इकट्ठे रह सकते हैं। तो साईं, आप ही बताइए कैसे होगा ये सब संभव? अब मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, खास करके सुदामा जी के परिवार से। साईं, तापी की कोई गलती नहीं है। उसे खाना बनाने को बोला गया, वो तैयार हो गई, लेकिन जब घर पे पानी नहीं था तो वो क्या करती? झूठ। सबको पता था कि घर में पानी है, बस तापी ताई को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था खाना नहीं बनाने का, और कुछ नहीं। और तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ, जितनी देर में पूरे गांव का पानी आ जाता, तुमने उतनी देर लगा दी पानी लाने में। अगर खाना बनाने की इतनी चिंता थी ना, तो पानी लेके जल्दी क्यों नहीं आई? क्या आपको पता है वहां कितनी भीड़ थी? भीड़? कहाँ? कुएं पे या चाट पकौड़े की दुकान पे? देखिए आप शांत हो जाइए आप लोग। आप सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता ना। आप लोगों को यह सिद्ध करना चाहिए कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं।
असत्य हैं। लेकिन कैसे? बचे हुए काम को पूरा करके। लेकिन इस बार काम अकेले अकेले नहीं करना है। इस बार काम जोड़े के रूप में किया जाएगा। दोनों पति पत्नी जोड़े के रूप में काम करेंगे। और हां, इस बार काम को बांटा नहीं जाएगा। दोनों जोड़े एक ही काम करेंगे। इसे एक प्रतियोगिता के रूप में समझ लीजिए। प्रतियोगिता? उससे क्या होगा साईं? जीतने वाले जोड़े को मेरी ओर से एक पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार? कैसा पुरस्कार साईं? ये मैं अभी नहीं बता सकता। मैं तैयार हूँ साईं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा डरती हूँ, मैं भी तैयार हूँ साईं। तो फिर ठीक है। शुभस्य शीघ्रम। सुदामा जी, आप दोनों जोड़ों को 8-8 आने दे दीजिए। तो आपके बाबा ने आपको जो पैसे दिए हैं उससे बाजार जाकर ताजी हरी सब्जियां खरीदनी है। जो चाहे वो सब्जी खरीद सकते हैं, पर हां, ध्यान रहे थोड़ा समझदारी से। जो भी जोड़ा इन पैसों से ज्यादा ताजी सब्जियां खरीद कर लाएगा वही विजेता होगा। ठीक है? कैसा बेवकूफी का काम है ये। खैर, मुझे तो मतलब रेणुका और दत्तात्रेय को हराकर पुरस्कार पाने से है, बस। आहो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रतियोगिता तो हमें ही जीतनी है। और वैसे भी आप इस घर के बड़े बेटे हो, तो पुरस्कार तो हमें ही मिलना चाहिए ना। और ये सही समय है रेणुका को ये दिखाने का कि इस घर में उसकी जगह क्या है, बड़ा कौन है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसके लायक बनना पड़ता है। जाने दीजिए उन्हें। जिस काम से हम आए हैं हम उसे पूरा करते हैं। और संयोग से तो मुझे वो काम मिला है जिसमें मैं माहिर हूं। भाव, गोभी कैसे? 7 पैसे। और बटाटा? बटाटा 5 पैसे। और ये पालक कैसे दिया? पालक 3 पैसे। ना भाव ना, इन टमाटरों के मैं 5 पैसे से अधिक नहीं दूंगी। ताई, 5 पैसे तो मेरी खरीदी भी नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हम आपके शिरडी में पहली बार आए हैं, क्या आप मेहमान की इतनी सी बात नहीं मानेंगे? हाँ ताई, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? देखिए दादा, ताई कहा ना आपने, तो ताई का मान नहीं रखेंगे। ससुराली रिश्तेदारों के यहाँ ठहरी हूँ मैं, उनके लिए टमाटर की चटनी बनाकर खिलानी है। गलती से थोड़ी सी भी कम पड़ गई ना तो बहुत ताने सुनने पड़ेंगे। क्या अगर आपकी सगी बहन होती तो आप उसकी मदद नहीं करते? अच्छा ठीक है, ले लीजिए। कैसे कर लेते हो? बारिश के कारण इस साल फसल पर बहुत मार पड़ी है। सब कुछ महंगा हो गया है, टमाटर भी 8 पैसे से कम नहीं होंगे। ठीक है, दे दो। मैंने कहा ना, इन दोनों के मैं 5 पैसे से अधिक नहीं दूंगी। नहीं ताई, इतने में नहीं होगा। 10 पैसे से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। तो ठीक है, रखिए अपने पास। हाट में सबसे अच्छी सब्जियां आपकी है, इसीलिए ले रही थी। 1-2 दिन का काम थोड़ी है, लेना देना तो होता रहेगा। और वैसे भी अगले महीने हमारे घर में शादी है, सोचा था सारी सब्जियां आपसे लूंगी। पर आपकी सब्जियां तो इतनी महंगी, कौन खरीदेगा? चलिए दूसरी जगह देखते हैं। शादी की सारी खरीदारी मेरे यहाँ से होगी? अभी नहीं तो बाद में मैं कमा ही लूंगा। ओ ताई, अच्छा ले लीजिए।
ये कैसे दिया? बस 5 पैसे। ये भी दे दो। ला, ये लीजिए। अब कितने हो गए मेरे? 50 पैसे। अच्छा। आहो, इतनी सारी सब्जियां उठाकर मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों ना, दो। हाँ। आहो, जितने पैसे हमारे पास से उतने पैसे में उन्होंने कितनी सारी सब्जी ले ली। कुछ करो, ये तो हमारी हार तो निश्चित है। तुम्हें भी तो खरीदारी करते समय मोल भाव करना चाहिए था ना। अब तो पैसे खत्म, अब क्या करें हम? कुछ करो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है बस। ये भगवान। रहने दो, आप तो कुछ करते नहीं, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या लेकिन भाऊ, मुझे ना कुछ और सब्जी चाहिए थी, लेकिन ना हमारे पास पैसे खत्म हो गए। आप उधार दे दीजिए, मैं शाम को आके दे जाऊंगी। उधार तो जान पहचान वाले को दिया जाता है, रोज के ग्राहकों को, और आपको तो मैं जानता नहीं। अप्पा पाटिल का तो जानते हैं ना, हम उनके ही रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ रुके हुए हैं। आप पाटिल जी के रिश्तेदार हैं? हाँ। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। जितनी चाहे सब्जियां ले जाइए, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? शुक्रिया भाऊ। लाओ, गोभी को। और कितनी देर लगाएंगे आने में? कहाँ रह गए ये लोग? आ गए आत्या। ये देखो आत्या, हम कितनी सारी सब्जियां लेके आए हैं। सच में मोल भाव करने में रेणुका का कोई जवाब नहीं। वाकई, अगर मैं गई होती तो शायद मैं भी इतनी सब्जियां नहीं ला पाती। क्यों आई? बिल्कुल। मुझे तो लगता है इस काम में रेणुका ही जीतेगी। ऐसे कैसे वेनी? पहले हमारी खरीदारी तो देख लीजिए, फिर जाके फैसला कीजिएगा। बस इतनी सब्जियां? उधर देखो। तुम तो रेणुका से भी ज्यादा सब्जियां लेकर आई, ये कैसे संभव है? वेनी, तजुर्बा है। रेणुका तो कल की आई हुई बच्ची है, इसके पहले तो मैं ही खरीदारी करती थी। तो अब तो तापी ही जीतेगी, है ना साईं? साईं, जब हम जीत ही गए हैं तो हमारा पुरस्कार कहाँ है? प्रतियोगिता के इस पड़ाव को आपने जरूर जीत लिया है, लेकिन प्रतियोगिता अभी पूरी नहीं हुई है। आप लोग जो सब्जियां लाए हैं, उनसे आपको खाना भी बनाना है। उसके बाद ही हम निर्णय करेंगे कि अंतिम विजेता कौन है। प्रतियोगिता तो मैं ही जीतने वाली हूँ। पता नहीं कैसे कैसे विचित्र कामों की प्रतियोगिता करा रहे हैं ये फकीर। खैर, मुझे तो पुरस्कार पाने से मतलब है।
ठीक है साईं, तो हम चलते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।